हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न गेन एकेडमी। मेरे चैनल पर DLR फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी मैं तैयारी कराती हूँ। तो उसमें जो है हिंदी का सिलेबस, हिंदी का प्रैक्टिस में मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं सारा सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। और मेरे चैनल पे जो भी ये प्रैक्टिस सेट की जो भी वीडियो मैंने ली है उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे अरेंजमेंट में मिल जाएगी। और जो भी DLED के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की जो भी वीडियो है वो भी आप लोगों को उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और आप लोगों को वो भी अरेंजमेंट में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो से जो भी डाउट हो तो उनके लिए मेरी ईमेल आईडी है avika@gmail.com। आप उन पर आप लोगों को जो भी वीडियो से जुड़े हुए डाउट हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस सेट में या जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप तब भी मुझे जीमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें देखकर आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आई होप आप लोगों ने जो इससे पहले की वीडियो होंगी वो सब शेयर कर दी होंगी, अपने जो भी और फ्रेंड होंगे उनको शेयर कर दी होंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए आज का देर न करते हुए हम आज का सिलेबस डिस्कस करते हैं। हमारे हिंदी के प्रति देर न करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन वीडियो लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे इवनिंग में भी बहुत कोशिश की थी तो वो उसमें भी बार बार बफरिंग हो रही थी, अच्छे से हो नहीं पा रहा था। इसलिए मैं अब ऑफलाइन इसके कंटिन्यू करूँगी। ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं हो पा रही तो ऑफलाइन ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या है। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर भी विशेषण शब्द की रचना की जा सकती है। जैसे संज्ञा विशेषण, जैसे इतिहास, इतिहास संज्ञा है, ऐतिहासिक विशेषण है। इसका ऐतिहासिक जो है वो एक विशेष विशेषण बन जाता है। पुत्र पुत्रवती, बात पातुनी, गुण गुणवती, सुख सुखी, धन धनवान, गुण गुणकारी। अब सर्वनाम ले देखते हैं। सर्वनाम लगाकर विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे यह ऐसा, तुम तुम्हारा, क्या कैसा, वह वैसा, इत्यादि ये सर्वनाम लगाकर शब्द बनते हैं। मैं मेरा, जो मैं मेरा, जो जैसा। अब क्रिया, क्रिया लगाकर कैसे विशेषण बनते हैं वो भी देख लेते हैं कुछ सब। क्रिया, भागना, भागना क्रिया होती है और भगोड़ा विशेषण होता है। लड़ना, लड़ाकू, टिकना, टिकना टिकाऊ, बेचना बिकाऊ, इत्यादि ये शब्द जो हैं क्रिया लगाकर विशेषण शब्द बनते हैं। अव्यय, अव्यय अव्यय लगाकर अव्यय से विशेषण बनते हैं। शब्द देखते हैं। आगे अगला, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, इत्यादि ये शब्द जो हैं अव्यय शब्द लगाकर विशेषण शब्द, इनकी विशेषता प्रकट होती है अव्यय शब्दों के साथ। अब देखते हैं आगे हमारी अगली हेडिंग है। ये आप लोगों के लिए नहीं है तो इसलिए अब ये अगली हमारी हेडिंग है वचन। अब हम जानते हैं वचन। हेडिंग है हमारी वचन। वचन क्या है इसके बारे में जानते हैं। वचन की डेफिनेशन देखते हैं। शब्द के जिन रूपों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध शब्द के जिस रूप से होता है उसे वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक होने का जो बोध होता है, जो हमें पता चलता है कि यह कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है, उसका जो सर्वनाम के या एक से अधिक होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के साथ प्रयुक्त विशेषण और क्रिया के वचन भी उन्हीं के अनुसार चलते हैं। जैसे विशेषण और क्रिया के वचन भी उन्हीं के अनुसार चलते हैं। जैसे अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का खेलता है, अच्छे लड़के खेलते हैं। एक से अधिक जो लड़के हैं वो अच्छे लड़के खेलते हैं। यहाँ पे वो एक लड़का जो है वो एक वचन है और लड़के खेलते हैं वो बहुवचन है। अब देखते हैं वचन के भेद। अब देखते हैं हेडिंग है वचन के भेद।
हेडिंग है वचन के भेद। इसमें पहला है एक वचन। जिस शब्द से, एक वचन की डेफिनेशन है, जिस शब्द से वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, चिड़िया। जैसे लड़का, घोड़ा, चिड़िया इत्यादि। भाई सेकेंड है बहुवचन। सेकेंड है बहुवचन। जिस शब्द से, इसकी डेफिनेशन है, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, चिड़िया, पेन, किताबें, कुर्सियाँ इत्यादि। ये जो हैं बहुवचन कहलाते हैं। जो जिसमें एक से ज़्यादा जो संख्याएं हो उनका बोध पता चले वो बहुवचन कहलाता है। एक वचन में देखते हैं कुछ वाक्य हैं, वाक्य के अनुसार देख लेते हैं। जैसे घोड़ा, एक वचन में घोड़ा दौड़ रहा है, बहुवचन में घोड़े दौड़ रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, एक वचन में चिड़िया उड़ रही है, बहुवचन में चिड़ियाएँ उड़ी रही हैं। थर्ड है वह कहीं जा रहा है, वे कहीं जा रहे हैं। फोर है शोभा उसकी बहन है, बहुवचन में बहनें भाषण सुन रही हैं। फाइव है लड़की बोली, बहुवचन में लड़कियां बोल रही हैं। इन वाक्यों में एक वचन घोड़ा, घोड़े हो गए, चिड़िया, चिड़ियाँ हो गई, वे हो गए, लड़की, लड़का, लड़की जो है वो लड़कियां में प्रयोग हुआ है। एक वचन से बहुवचन में शब्दों का प्रयोग कर दिया जा सकता है। इसी प्रकार बहुवचन के दो रूप हैं। इसी प्रकार बहुवचन के जो हैं वो दो रूप हैं। बहुवचन दो रूपों में विभक्त है। पहला है एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन बनाना, उसमें पहला है विभक्ति रहित बहुवचन। जो बहुवचन के दो रूप हैं, उसमें पहला है विभक्ति रहित बहुवचन, दूसरा है विभक्ति सहित बहुवचन। पहला है विभक्ति रहित, दूसरा है विभक्ति सहित बहुवचन। तो हेडिंग है एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन बनाना, इसके नियम के साथ देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना, पहला अंतिम नियम है इसका। अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना स्त्रीलिंग में। जैसे पुस्तक तो हो जाएगा पुस्तकें, पुस्तक में एक ही पाई लग जाएगी, के में एक ही पाई लग जाएगी तो बन जाएगा पुस्तकें। दुकान ना में एक ही पाई लगा दी तो बहुवचन बन गया दुकानें। अब सेकेंड है अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना पुल्लिंग में। पपीता, पपीते, कपड़ा, कपड़े। अब अंतिम आ के बाद आए जोड़कर बहुवचन बनाना स्त्रीलिंग में। महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं। अंतिम में या को या में बदलकर बहुवचन बनाना स्त्रीलिंग में। जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, रीत, रीतियाँ। वैसे ही छुटो पढ़ो के स्थान पर ए बनाकर स्त्रीलिंग में शब्द हैं। जैसे वस्तु, वस्तु में, धेनु, धेनुएं है। बहुवचन का सेकेंड नियम जो है, सेकेंड उपभेद का है विभक्ति सहित संज्ञाओं के साथ बहुवचन। नियम है अंतिम स्वर आ को ओ में बदलकर बनाना एक वचन से बहुवचन। लड़का, लड़कों, ओ की पाई लगा के तो हो जाएगा लड़कों। प्रयोग होगा लड़कों को भागने नहीं दो, लड़कों को भगाओ नहीं। अंतिम में ई के साथ यो जोड़कर कभी एक वचन से बहुवचन बनाना। जैसे कभी, उसमें यो जोड़ के कवियों। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कवियों ने कविताएं सुनाई। अंतिम में बड़ी ई स्वर को हर्ष स्वर कर देते हैं तथा तिव ही जोड़ देते हैं। गली, गलियों। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? गलियों में कुत्ते थे, गलियों में कुत्ते थे। देखते हैं सदैव एक वचन वाले शब्द। सदैव एक वचन वाले शब्द क्या है? आकाश, पानी, धूप, वर्षा, आग,
दूध, जल, जनता, सेना, वर्दी, सत्य, सोना आदि जो हैं वो सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। सदैव बहुवचन वाले शब्द क्या हैं देखते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोभ, होश, अक्षम आदि जो शब्द हैं वे बहुवचन शब्द हैं। किसी शब्द के साथ गण, जन, लोग, वृंद लगाकर ही भी बहुवचन बनते हैं। जैसे छात्र, और इसमें गण लगा दिया तो क्या हो गया, छात्रगण। विदुजन हो जाएगा गुरुजन। गुरु होता है एक, और जन लगा दिया तो क्या हो गया, गुरुजन, यानी कि बहुत सारे जो गुरु हैं बैठे हैं वे गुरुजन। गायक लोग, शिक्षक वृद्ध। अरबी, फारसी या अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनका बहुवचन हिंदी के अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे कॉलेज, कॉलेजों, स्कूल, स्कूलों, सवालों, मदरसों इत्यादि शब्द बनते हैं एक वचन से बहुवचन में। हमारी अगली हेडिंग है लिंग। अगली हेडिंग है हमारी लिंग के बारे में जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिन शब्दों के जिन रूप से अनेक पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष लिंग की स्त्री या नारी जाति का बोध हो अर्थात उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमें पुरुष या नारी का बोध होता है, जिससे हमें पुरुष और नारी का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद दो लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होती है। संज्ञा जो है समस्त पदों में दो लिंगों में से किसी, जो दो लिंग होते हैं संज्ञा जो है उसमें से किसी एक में ही होती है, या तो वह पुल्लिंग में होगी या स्त्रीलिंग में होगी। अब देखते हैं हेडिंग है लिंग के भेद। जानते हैं लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस जाति से पुल्लिंग का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, बालक, भाई, साथी, बंदर, हाथी, बचपन आदि, ये शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या है, जिन शब्दों से नारी जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बालिका, बहन, साथनी, बंदरिया, हथनी, अच्छाई इत्यादि। अब देखते हैं पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान अनेक स्वरूप के अनुसार हो जाता है। अनेक स्वरूप यानी शब्दों के अर्थ के अनुसार हो जाती है, पहचान हो जाती है। जैसे लड़का, लड़की, बंदर, बंदरिया, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, नर, नारी आदि। किंतु अप्राणीवाचक या निर्जीव वस्तुएं जो होती, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, या प्राणी जो जिनमें जान होती है, जो सजीव वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया होती है, उनमें उनकी जो है पहचान जो पहचान है उनके स्वरूप से हो जाती है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं या निर्जीव पदार्थ होते हैं, उनकी पहचान जैसे कुर्सी, मेज, किताब, ग्रंथ, सोना, चांदी, हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक, पूंछ आदि की लिंग के निर्णय करने में कठिनाई होती है। उसके लिए मैंने ये चार्ट बना है, उसके द्वारा आप लोगों को मैं समझाऊंगी। जैसे पुल्लिंग है और पहला है, ये देखिए एक तरफ वस्तु के नाम लिखा है, दूसरी तरफ पुल्लिंग, और एक तरफ है पुल्लिंग, दूसरी तरफ है स्त्रीलिंग। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे शरीर, सबसे पहले देखते हैं शरीर के कौन से नाम स्त्रीलिंग में है और कौन से नाम पुल्लिंग में है। तो शरीर के अंगों के नाम, बाल, सिर, मस्तक, बाल, होंठ, दांत, मुंह, कान, गला, हाथ, पाँव, नख, रोग, ये जो होते हैं शरीर के अंगों के नाम, ये पुल्लिंग में आते हैं। वहीं आँख, नाक, जीभ, जांघ, खाल, नस आदि जो हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब धातु में देखते हैं, ऐसे ही धातु में देखते हैं। धातुओं के नाम में पुल्लिंग कौन सा है, सोना, रूपा, तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, कांसा इत्यादि जो हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। और चांदी में ये पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या है, चांदी,
मिट्टी, धातु जो है ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कौन कौन से? चांदी, मिट्टी, धातु। अब रत्नों में देखते हैं। थर्ड है रत्नों के नाम। पुल्लिंग में हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, पन्ना, ये जो है ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? माणिक, माणी, मणि जो होती है, जैसे नागमणि या जो भी मणि होती है वो स्त्रीलिंग में होती है। अब पेड़ों में देखते हैं। पेड़ों में पुल्लिंग वाले पीपल, बरगद, शीशम, सागौन, अशोक, अशोक के पेड़, ये जो पेड़ होते हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। और वहीं स्त्रीलिंग में नीम, जामुन, कचनार इत्यादि जो हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। कचनार, तुलसी, ये जो पौधे होते हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब अनाज का देखते हैं। पुल्लिंग में कौन से अनाज आते हैं? जौ, गेहूँ, चावल, चना, मटर, उर्द, तिल आदि जो हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। वहीं स्त्रीलिंग में मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब दिव्य पदार्थ में देखते हैं। दिव्य पदार्थ में घी, तेल, पानी, दही, मलाई, दही मही मीन्स मक्खन जो होता है, सिरका, शरबत, अत्र, इत्र, आस्प, आंवले, आंवला जो होता है ये सब पुल्लिंग में आते हैं। वहीं स्त्रीलिंग में छाछ, स्याही, मनसी, चाय, शराब, काफ़ी ये जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। अब जल स्थल के नाम देखते हैं। पुल्लिंग में कौन से हैं? और जल स्थल में देखते हैं। देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर इत्यादि जो हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। वहीं नदी, झील, घाटी ये जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। अब महीनों के नाम देख लेते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पुल्लिंग में आते हैं। वहीं स्त्रीलिंग में आते हैं जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। लिंग का संबंध शब्दों के रूप से होता है, वस्तु से नहीं। जो लिंग का संबंध जो है शब्दों के स्वरूप से होता है, वस्तु से नहीं। जो शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में लिखे जाते हैं, जैसे पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुआ, घुन इत्यादि ये पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं वे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, मैना, गिलहरी, जौ, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इन शब्दों में जब स्त्री और पुरुष का भेद करना आवश्यक होता है, जो ये शब्द होते हैं इसमें अगर स्त्री और पुरुष का भेद करना आवश्यक होता है तब इनके रूप पुल्लिंग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। नर के लिए पुल्लिंग के लिए नर कह देंगे और स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे नर उल्लू, जैसे नर उल्लू है, नर मादा मछली, नर मादा मछली। पदों से संबंधित शब्द के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाएगा। अतः हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे तथा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। किसको? भारत को। अब निम्नलिखित चार्ट के द्वारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के नियम पर बात करी जाए। आइए देखते हैं। ये चार्ट है। जैसे आ के स्थान पर, इसका नियम है आ के स्थान पर ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे लड़का, इसमें ई की पाई लगाई तो लड़की, बड़ी ई की पाई। नाना नानी, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, चाचा चाची, काला काली, मुर्गा मुर्गी, मौसा मौसी इत्यादि ये आ की जगह ई लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं।
वहीं आ के स्थान पर बड़ा आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, माननी मान्या, प्रिय प्रिया, महोदय महोदया, पूज्य पूज्या, आचार्य आचार्या, भवदी भवद भवदिया, कृष्ण कृष्णा, गोप। अब आ के स्थान पर बड़ी ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे गोप गोपी, देव देवी, पुत्र पुत्री, दास दासी, पहाड़ पहाड़ी, कबूतर कबूतरी इत्यादि शब्द बनाए जाते हैं आ के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग करके। जैसे आगे देखते हैं और हैं चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बूढ़ी, डिब्बा डिबिया, बेटा बेटिया बिटिया, चिड़ा चिड़िया। इसमें आ को ई या में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और इसका है नियम, पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर यदि पुल्लिंग शब्द इकारांत हो तो उसे इकारांत के रूप में दिया जाता है। इकारांत अगर पुल्लिंग शब्द जो है इकारांत हो तो उसे इक्रांत रूप में दिया जाता है, जैसे माली मालिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, भंगी भंगिन, मालिन मालिक मालिकिन, ग्वाला ग्वालिन, तेली तेलिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनैरनी। ऐसे ही आके समय आइन जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे ओझा ओझिन। आइन स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे ओझा ओझिन, बनिया बनियाइन, पंडित पंडिताइन, गुरु गुरुआइन, लाला ललाइन, दुबे दुबैन इत्यादि शब्द बनते हैं। आगे देखते हैं सेठ सेठानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। इसमें आ के स्थान पर आनी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी, चौधरी चौधरानी। अब इसमें आ में नी जोड़कर आ के स्थान पर नी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे ऊंट ऊँटनी, शेर शेरनी, सिंह सिंघनी इत्यादि शब्द बनते हैं। अब एका आ के स्थान पर इका जोड़कर शब्द बनाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, जैसे बालक बालिका, लेखक लेखिका। अब देखते हैं जैसे इका जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे बालक बालिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका इत्यादि शब्द बनते हैं इका जोड़ के। अब मान को मति और वान को बती बनाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे श्रीमान, और इसमें ई मति जोड़कर श्रीमती हो जाएगा। बलवान बलवती, भागवान भागवती, शक्तिमान शक्तिमती, अंशुमान आयुष्मती, गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्वती। वहीं कुछ अन्य शब्द भी हैं जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे कवि कवित्री, वर वधू, युवक युवती, बैल गाय, हाथी हथनी, पिता माता, भाई बहन दुल्हन, ससुर ससुर, सास, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, नर नारी इत्यादि शब्द भी होते हैं। अब देखते हैं, अब अगर हमारी अगली हेडिंग है काल। अब हम जानते हैं काल के बारे में। काल किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, जैसे पहला है वर्तमान, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं आपको जब लाइव क्लास पढ़ाती हूँ वो वर्तमान है, और वही लाइव क्लास जो 1-2 दिन बाद देखो तो वो भूतकाल बन जाती है। भविष्य होता है और भविष्यकाल कहते हैं जो हमारी वीडियो की आप लोगों को पहले से नोटिफिकेशन मिल जाती है, या किसी भी चीज़ का पहले से पता जो भविष्य में होने वाली है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब देखते हैं पहला वर्तमान काल का डिस्कस करते हैं। वर्तमान काल में जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है, इसमें क्रिया जो है शुरू ही रहती है, पर
समाप्त नहीं होती है। वर्तमान काल में जो भी क्रिया, जो भी हम कार्य करते हैं वह शुरू ही रहता है, उसका कोई समापन नहीं होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम जाता है, माधुरी गा रही है, कब तक गाएगी एक नहीं पता है, तो उसी को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? वर्तमान काल के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है पूर्ण वर्तमान काल, पांचवा है पूर्ण सतत वर्तमान काल। अब चलिए पहला हम डिस्कस करते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल की डेफिनेशन देखते हैं। सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़का किताब पढ़ रहा है, बच्चे खेलते हैं, सोहन स्कूल जाता है इत्यादि ये सब सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। अब सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन क्या है? इससे यह जानकारी होती है कि काम इस समय से चल रहा है। इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे लड़कियां स्कूल जा रही हैं, महेश खाना खा रहा है, लड़के किताब पढ़ रहे हैं इत्यादि क्रियाओं से पता चलता है कि ये पूर्ण वर्तमान काल है। अब देखते हैं थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद यह फल तोड़ता होगा, जैसे यह शायद फल तोड़ता हो, शोभा कक्षा में पढ़ती होगी, शायद वह जा रहा हो इत्यादि शब्द जो क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। 4 है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, जैसे उसने पढ़ा है, रमेश विद्यालय जा चुका है इत्यादि जो शब्द आते हैं वे पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। थर्ड है पूर्ण सतत वर्तमान काल। इसमें है ये जो है क्रिया के जिस रूप से या ज्ञात होता है कि क्रिया पहले आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है उसे पूर्ण सतत वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ काम पहले से ही करता रहा हूँ, तुम पढ़ते रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, वे पूर्ण सतत वर्तमान काल कहलाते हैं। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड हेडिंग है भूतकाल। और इसमें भूतकाल क्या है? इसकी डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, प्रज्ञा सो गई, चिड़िया उड़ गई इत्यादि जो गया, इसमें जो है गा, गी, गई जो शब्द आते हैं उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। इसमें है क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो अर्थात सामान्यता बीते समय का पता चले उसे सामान्यता भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया, अश्विनी ने रोटी खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, ये जो है सामान्य भूतकाल कहलाता है। सेकंड है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी पूरी ना हुई हो, बराबर चल रही हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, मोती जा रहा था, अनुराधा गा रही थी, इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें जो है कार्य जो है आरंभ हो चुकी हो और पूरी कार्य तो आरंभ हो चुका हो लेकिन संपूर्ण समाप्त ना हुआ हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब पूर्ण भूतकाल देखते हैं। थर्ड है पूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पुरस्कार पा चुका था, उसने फल खाए थे, नरेंद्र भोजन कर चुका था इत्यादि शब्द पूर्ण भूतकाल में आते हैं। जैसे पूर्ण भूतकाल क्रिया में कार्य जो है पूर्ण
समाप्त हो चुका हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। 5 है 4 है 4 है आसान्य या तत्कालीन भूतकाल। जब इसमें क्या है, जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो तो आसान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे दिव्या अभी ही गई थी, गीता गई थी। जैसे दिव्या अभी अभी गई थी और गीता गई थी। 5 है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो, कार्य में संदेह बना हो, कार्य अभी पूरा हुआ हो या नहीं पूरा हुआ हो, वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह दिल्ली चली गई होगी, विवेक दिल्ली पहुंच गया होगा। इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं 5 है 6 है हेतुमंद भूतकाल। हेतुमंद भूतकाल जिस क्रिया से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतुमंद भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती। यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती, यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती। 3rd है भविष्यत काल। भविष्यत काल अब देखते हैं। 3rd है भविष्य काल। भविष्यत काल इसमें देखते हैं क्रिया के, इसकी डेफिनेशन है, देखते हैं। 3rd है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह जाएगा, वह सोएगा, वे पढ़ेंगे। भविष्यत काल के भेद, भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। ये सब भविष्य काल में आते हैं। वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह जागेगा, ये सब भविष्य काल में के अंतर्गत आते हैं। और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, सेकंड है संभव भविष्य काल। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं पहले की सामान्य भविष्य काल की। हेडिंग है सामान्य भविष्य काल। जिस क्रिया के से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे रचना स्कूल जाएगी, वे किताबें पढ़ेंगे, संदीप आज जाएगा। ऐसे ही सेकंड में देखते हैं संभव भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभव भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है वह कल आए, शायद वह कल चला जाएगा। काल के बारे में आई होप आप लोग पूर्णतः जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। मैंने जो भी आप लोगों से डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और जो भी वीडियो हैं उनको शेयर और कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी लाइक से और शेयर से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, वो होगा मौन वचन करते हुए उन्हें निहित विचारों, भाव एवं तथ्यों को समझाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।